नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज के इस व्याख्यान में हम बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यानों में हमने इस क्रांति के कारण और अंग्रेजों द्वारा किए गए दमन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। 1857 में हुए इस विप्लव का क्या स्वरूप था, इसके बारे में विद्वानों में एक राय नहीं है। 1857-58 में कुछ साम्राज्यवादी अंग्रेज लेखकों की ये मान्यता थी कि विप्लव जनसाधारण द्वारा असंतोष अभिव्यक्ति का एक उदाहरण मात्र था, किंतु अधिकांश ब्रिटिश लेखकों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। इसी प्रकार ईसाई मिशनरी और आध्यात्मिक विचारधारा के लोग इसे ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते हैं, क्योंकि कंपनी प्रशासन ने भारतीय प्रजा को ईसाई नहीं बनाया, इसीलिए ईश्वर ईसाइयों से नाराज हो गया था। इसी प्रकार कुछ अंग्रेज लेखक इसे हिंदू मुसलमानों का ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र भी बताते हैं। इन सब विचारों के ठीक विपरीत 1909 में विनायक दामोदर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अतः इस विप्लव के स्वरूप के बारे में आज भी पर्याप्त मतभेद पाए जाते हैं। इन मतभेदों में सर्वप्रथम कुछ साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के लेखक, विशेषकर जॉन सीले और मिल्स इत्यादि लोग इसे मात्र सैनिक विद्रोह मानते हैं और वो कहते हैं कि 1857 की क्रांति पूर्णतः अराष्ट्रीय और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह मात्र था, जिसका न कोई देशी नेतृत्व था और न ही जनता का उसमें पूर्ण सहयोग था। सर जॉन लॉरेंस भी इसे केवल सैनिक विद्रोह मानते हैं। इसी प्रकार रॉबर्ट्स भी इसे विशुद्ध सैनिक विद्रोह मानते हैं और इसका प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूसों को बताते हैं। वी स्मिथ लिखते हैं कि यह शुद्ध रूप से सैनिक विद्रोह था, जो संयुक्त रूप से भारतीय सैनिकों की अनुशासनहीनता और अंग्रेज अधिकारियों की मूर्खता का परिणाम था। इस प्रकार लगभग सभी विदेशी इतिहासकार इसे एक स्वर में सैनिक विद्रोह मानते हैं। 1957 में स्वतंत्र भारत में 1857 की क्रांति की पहली शताब्दी मनाई गई और इस अवसर पर सरकार की ओर से और अन्य शोधकर्ताओं द्वारा इस विप्लव पर पुनः विचार किया गया। सुरेंद्र नाथ सेन अपनी पुस्तक 1857 में लिखते हैं, यह आंदोलन एक सैनिक विद्रोह की भांति आरंभ हुआ, किंतु यह केवल सेना तक सीमित नहीं रहा। सेना ने भी पूरी तरह इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था,
वो यह भी लिखते हैं, इस विप्लव को मात्र सैनिक विप्लव कहना गलत होगा। शशि भूषण चौधरी इसे सामान्य जनता का विद्रोह मानते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर R.C. मजूमदार ने इसे सैनिक विप्लव बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कुछ क्षेत्रों में जनसाधारण ने इसको प्रबल समर्थन प्रदान किया था। नाथूराम खड़गावत राजस्थान में हुए विप्लव पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि यहाँ विप्लव में साधारण जनता ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, परंतु यह तथ्य तो अब सर्वमान्य हो चुका है कि 1857 का विप्लव सैनिक विप्लव के रूप में फूटा, किंतु यह पूर्ण रूप से सेना से संबंधित नहीं रहा। किंतु प्रश्न पैदा होता है कि यदि यह सैनिक विप्लव नहीं था तो उससे अधिक क्या था। इस पर भी विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। डॉक्टर ताराचंद लिखते हैं कि अशक्त वर्गों द्वारा अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने का यह एक अंतिम प्रयास था। वह वर्ग ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति पाना चाहता था, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों से इस वर्ग के लोगों के हितों की हानि हो रही थी। विप्लव की घटनाओं से पता चलता है कि अवध में इस विप्लव को जनसाधारण का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ और बिहार के हिस्सों में भी कमोबेश यही स्थिति। उस समय ग्रामीण जनता में भी यह भावना फैल गई थी कि यह सेना का लक्ष्य केवल अपनी स्थिति सुधारना ही नहीं था, बल्कि भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना भी था। ऐसी स्थिति में इसे मात्र सैनिक विप्लव का स्वरूप प्रदान करना न्याय संगत नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार कुछ लोग इसे मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का प्रयास भी मानते हैं। सर जेम्स आउटरम का ये कहना है कि यह आंदोलन मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, जो हिंदुओं की शक्ति के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। स्मिथ भी इस मत का समर्थन करते हैं। इस दृष्टि से यह विप्लव भारतीय मुसलमानों का षड्यंत्र कहा जाना चाहिए, जो पुनः मुगल सम्राट बहादुर शाह के नेतृत्व में मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाहते थे। विद्रोह के काफ़ी समय बाद तक बेगम जीनत महल ने भी देसी शासकों को पत्र लिखने, जिसमें मुगल सम्राट की अधीनता में अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने की बातें कही गई थी। जेम्स आउटरम और स्मिथ के इन कथनों में कुछ सच्चाई अवश्य है, किंतु इन कथनों में पूर्ण सत्यता नहीं है। 1857 की क्रांति में देश में केवल 1/3 मुसलमानों ने ही भाग लिया था। इसके अतिरिक्त नाना साहब, झांसी की रानी, कुंवर सिंह और अवध के तालुकेदारों ने क्रांति का वास्तविक संचालन किया था। अतः इसे केवल मुस्लिम षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार कुछ इतिहासकार इसे सामंतवादी प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त करते हैं। इतिहासकार मैलिसन इसे जागीरदारों द्वारा अपनी शासकों के विरुद्ध सामंती प्रतिक्रिया मात्र कहा है। अंग्रेजों की देशी रियासतों के प्रति नीति के फलस्वरूप अनेक सामंत अपनी जागीरों से हाथ धो बैठे। इन लोगों में अंग्रेजों के प्रति घृणा और क्रोध फूट पड़ना स्वाभाविक था। दूसरी ओर अंग्रेजों ने भी देशी शासकों से मिलकर सामंतों के विशेष अधिकारों का हनन किया और उनकी प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास किया। ऐसे सामंतों ने विप्लवकारियों का साथ देकर विद्रोह को फैलाने में अपना योगदान दिया, किंतु देश के मुट्ठी भर सामंतों द्वारा
संघर्ष में भाग लेने से पूरे विप्लव को सामंतवादी प्रतिक्रिया भी नहीं कहा जा सकता है। अंत में अधिकांश राष्ट्रवादी इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं और इसके पक्ष में कई सारे तथ्य भी प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम विनायक दामोदर सावरकर ने इस विप्लव को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध कहा। पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार भी 1857 का यह महान आंदोलन भारत का पहला वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवोल्ट में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लिखते हैं, यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था। यद्यपि इसका विस्फोट सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ, किंतु यह विद्रोह शीघ्र ही एक जन विद्रोह के रूप में बदल गया था। बेंजामिन डिज़रेली ने भी ब्रिटिश संसद में बोलते हुए इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। सुरेंद्रनाथ सेन लिखते हैं कि जो युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ, वह स्वातंत्र्य युद्ध में जाकर समाप्त हुआ, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विद्रोही विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे और वे पुनः पुरातन शासन व्यवस्था स्थापित करने के इच्छुक थे, जिनका प्रतिनिधित्व दिल्ली का बादशाह करता था। जिन विद्वानों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम माना है, उन्होंने अपने मत के समर्थन में अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। इस संग्राम में हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर समान रूप से भाग लिया और इसे जनसाधारण की सहानुभूति भी पूर्ण रूपेण प्राप्त थी। अतः केवल इसे सैनिक विद्रोह, सामंतवादी प्रतिक्रिया या मोटिव षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता है। सैनिकों ने विद्रोह आरंभ अवश्य किया और अंत तक वे ही लड़े, किंतु उनके साथ लाखों अन्य लोगों ने भी इसमें भाग लिया था। इस कथन को प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है कि विप्लव काल में मरने वालों में जनसाधारण की संख्या अधिक थी। सामंतों और सैनिकों ने तो केवल अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर विद्रोह में भाग लिया, जबकि जनसाधारण का तो एक ही स्वार्थ था, विदेशियों को भारत से खदेड़ना। अनेक स्थानों पर जनता ने सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया और जिन लोगों ने या नरेशों ने अंग्रेज़ों का पक्ष लिया, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। जब जनरल ब्लॉक को अपनी सेना के साथ एक नदी पार करनी थी, तो किसी नाविक ने उसे अपनी नाव नहीं दी। कानपुर में अंग्रेज़ों के लिए मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया। विद्रोह प्रारंभ होने के बाद जब उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल सॉवर्स वाराणसी से मिलने उनके महल की ओर जा रहा था, तब आम जनता ने उसे कर्कश स्वरों से धिक्कारा। इसी प्रकार जोधपुर में कर्नल मैसन की हत्या कर दी गई। कोटा के महाराव को विद्रोहियों ने तब तक घेरे रखा जब तक कि उसने विद्रोहियों को सहयोग देने का वादा नहीं कर लिया। कुछ नरेशों ने तो केवल जनमत के दबाव में आकर अंग्रेज़ों के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते हुए भी विद्रोहियों को शरण प्रदान की। विद्रोह काल में जो सांप्रदायिक एकता स्थापित हुई, वह भी इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करती है। इन संपूर्ण तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विप्लव का स्वरूप राष्ट्रीय था, किंतु मजूमदार का कहना है इस विप्लव को राष्ट्रीय युद्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नागरिकों का विद्रोह अत्यंत सीमित क्षेत्र तक व्याप्त था। देश का अधिकांश भाग तो इसमें सम्मिलित हुआ ही नहीं, तथा अधिकांश देशी नरेशों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। सिख और गोरखा सेना ने तो अंग्रेज़ों की भरपूर सहायता की। विप्लव काल में हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जबकि भारतीयों ने अपने स्वयं का जीवन खतरे में डालकर अंग्रेज स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों की रक्षा भी की थी।
इन्हीं तथ्यों का हवाला देते हुए मजूमदार लिखते हैं कि यह विद्रोह न तो राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था, परंतु उपयुक्त मत मतांतरों से स्पष्ट होता है कि विद्रोह के स्वरूप के संबंध में विभिन्न परस्पर विरोधी मत व्याप्त है। अतः किसी एक मत को ज्यों का त्यों स्वीकार किया जाना अनुचित होगा। विद्रोह का सही स्वरूप समझने के लिए हमें विश्व की क्रांतियों के संबंध में महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी। किसी भी क्रांति का स्वरूप केवल उस क्रांति के प्रारंभ करने वालों के लक्ष्यों से निर्धारित नहीं हो सकता है, बल्कि उस क्रांति ने क्या छाप छोड़ी, उसके क्या परिणाम हुए, वो उसके स्वरूप को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 1688 में इंग्लैंड में हुई क्रांति को गौरवपूर्ण कहा जाता है। वास्तव में उसमें गौरवपूर्ण कुछ भी नहीं था, बल्कि क्रांति के बाद इंग्लैंड में स्थापित हुआ राजतंत्र अधिक महत्वपूर्ण था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ सामंती वर्ग द्वारा राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने हेतु शुरू हुआ था, किंतु इतिहास में इस क्रांति को राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र का जनक माना जाता है। अतः 1857 के विप्लव का स्वरूप निर्धारित करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस संघर्ष में भाग लेने वालों का दृष्टिकोण क्या था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे अंग्रेज़ों को काफिर और फिरंगी कहते थे। सारे देश में अंग्रेज विरोधी भावनाएं थी। सभी विरोधियों का तथा जनसाधारण का एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को भारत से निकालना। इससे बढ़कर स्वतंत्रता संग्राम के लिए और क्या लक्ष्य हो सकता है। मजूमदार एक स्थान पर स्वीकार करते हैं कि कुछ स्थानों पर जनता ने इसमें भाग लिया। यदि कुछ स्थानों पर जनता ने भाग लिया तो अन्य स्थानों पर जनता का नैतिक समर्थन प्राप्त था। मध्य भारत का विद्रोही तांतिया जहाँ भी गया, जनता ने उसका हृदय से स्वागत किया और उसकी हर संभव सहायता प्रदान की। यह जनता का नैतिक समर्थन नहीं तो और क्या था। इसके विपरीत अंग्रेज अधिकारी जहाँ भी गए, अंग्रेजों ने, भारतीयों ने उसे धिक्कारा और गालियाँ दी। इससे स्पष्ट है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वव्यापी रोष व्याप्त था। इसके अतिरिक्त साहित्य समाज का दर्पण होता है। यदि हम तत्कालीन साहित्य पर दृष्टि डालें तो भी स्पष्ट हो जाता है कि उस समय का साहित्य भी अंग्रेज विरोधी भावना प्रदर्शित करता है। जिन लोगों ने विप्लव में भाग लिया या विप्लवकारियों को शरण और सहायता दी, उनकी प्रशंसा में गीतों की रचना की गई। जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, उन्हें कायर कहा गया। जनता की इन भावनाओं को राष्ट्रीय न कहा जाए तो और क्या कहा जा सकता है। जहाँ तक विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने का प्रश्न है, तो महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भारत की समस्त 40 करोड़ जनता ने भाग लिया था? क्या उस समय भी कोई अंग्रेज भक्त नहीं था? ये सभी बातें तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी मिलती है, किंतु मूल बात तो यह है कि किसी संघर्ष में जन भावना क्या थी। 57 के संघर्ष में निसंदेह जन भावना अंग्रेजों के विरुद्ध थी। डॉक्टर ताराचंद भी स्वीकार करते हैं कि इन विद्रोहियों को संगठित करने वाला एकमात्र तत्व विदेशी शासन को समाप्त करने की भावना थी। अतः इस बात में कोई संदेह नहीं कि 1857 का विप्लव विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए ही हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने इस विद्रोह को महत्वहीन सिद्ध करने के लिए भी मत प्रकट किए हैं कि यह विद्रोह बहुत कम क्षेत्र में फैला, किंतु तथ्य यह है कि बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर भारत के सभी प्रमुख स्थानों पर यह विद्रोह हुआ था और इतना व्यापक विद्रोह इससे पहले कभी देखने को नहीं मिलता है। यदि संपूर्ण भारत में यह विद्रोह नहीं फैला तो इसका प्रमुख कारण देश की भौगोलिक विशालता, यातायात की सुविधाओं का न होना भी था, किंतु इससे इस विप्लव के राष्ट्रीय स्वरूप को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस विप्लव की
असफलता के कारण और परिणामों पर हम अगले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।